जय हिंद। मैं दुर्गेश, स्वागत है आपका द जीएस रिसर्च सेंटर में। आज हम बात करने वाले हैं संसदीय शब्दावलियों के बारे में, यानी पार्लियामेंट्री टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में। और यहाँ से परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ये संसदीय शब्दावलियाँ क्या हैं, पार्लियामेंट्री टर्मिनोलॉजीज़ क्या होती हैं, ताकि हम इससे संबंधित सभी तथ्यों के बारे में बेहतरीन ढंग से समझ सकें। तो आप देखेंगे भारत में संसदीय शासन प्रणाली लागू है और भारत में एक संसद का निर्माण किया गया है। भारत में एक संसद है और उस संसद में जो भी कार्यवाही चलती है, जो भी कार्य संसद में किया जाता है, उसके लिए कुछ स्पेशल टर्म्स का यूज किया जाता है, कुछ विशेष शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है, जिसको क्या कहेंगे, संसदीय शब्दावलियाँ कहेंगे। चूँकि ये जो शब्दावलियाँ हैं ये यूज कहाँ पे की जाती हैं, कहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है, संसद में किया जाता है, इसीलिए क्या कहेंगे, संसदीय शब्दावलियाँ यानी पार्लियामेंट्री टर्मिनोलॉजीज कहेंगे इसको। देखेंगे इसमें सबसे पहला है प्रश्नकाल यानी क्वेश्चन आवर्स। ठीक, तो जो प्रश्नकाल होता है इसका सामान्यतया समय जो माना जाता है ये सुबह 11 बजे से दोपहर को 12 बजे तक प्रश्नकाल का टाइम माना जाता है। और ये प्रश्नकाल जो है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। देखिए, जो ब्रिटेन के संविधान से प्रश्नकाल लिया गया है, ये क्यों ब्रिटेन के संविधान से कहा जाता है, चूँकि पूरा जो संसदीय शासन प्रणाली है ये पूरी की पूरी संसदीय शासन प्रणाली ही ब्रिटेन से ली गई है। तो जो संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत जो टर्म्स यूज होते हैं, जो शब्दावलियाँ यूज होती हैं, लगभग सभी, एक दो को छोड़ के लगभग सभी ब्रिटेन से ही ली गई हैं। चूँकि पूरा संसदीय शासन प्रणाली वहीं से आया है तो शब्दावलियाँ भी वहीं की हैं। तो देखेंगे ये जो प्रश्नकाल है ये कहाँ से लिया गया है, ये शब्द ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और प्रश्नकाल के दौरान जो संसद के सदस्य होते हैं ये मंत्रियों से यानी मंत्रिमंडल के सदस्यों से लोक महत्व के मुद्दे पे, किस मुद्दे पे, लोक महत्व के मुद्दे पे, लोक महत्व से संबंधित प्रश्न पूर्व निर्धारित योजना के अंतर्गत पूछते हैं, पूर्व निर्धारित योजना के तहत पूछेंगे। यानी ये पहले से मंत्रियों को पता रहता है कि क्या हमको जवाब देना है, प्रश्न उनके पास पहले से ही आ गया रहता है ये। और प्रश्नकाल के दौरान जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं जो प्रायः पूछे जाते हैं प्रश्नकाल के दौरान, जिसमें देखेंगे तारांकित प्रश्न होता है, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना प्रश्न। 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं जो प्रश्नकाल के दौरान सामान्यतया पूछे जाते हैं। ये जो तारांकित प्रश्न होते हैं इनको तारांकित प्रश्न इसलिए कहा जाता है कि इन प्रश्नों के सामने स्टार बना होता है, स्टार यानी तारा बना होता है, इम्पॉर्टेंट का साइन माना जाता है। तो जो तारा बना होता है उसको क्या कहते हैं, तारांकित प्रश्न कहते हैं, जिसके सामने तारा बना रहता है। ठीक, और ये जो तारांकित प्रश्न होता है ये मौखिक रूप से सदन में पूछा जाता, मौखिक रूप से पूछा नहीं जाता, ये तो पूर्व निर्धारित ही रहता है, पूर्व निर्धारित योजना के तहत पूछा जाता है, यानी पहले से ही लिखित रूप से भेज दिया जाता है प्रश्न। लेकिन इसका जो जवाब दिया जाता है, जो तारांकित प्रश्न होता है, इसका जवाब सदन में ही, जब सदन की कार्यवाही चलती रहती है, इसी प्रश्नकाल के दौरान ही मौखिक रूप से मंत्री इसका जवाब देते हैं। मौखिक रूप से मतलब लिखित नहीं, सीधे डायरेक्ट बोल के ही जवाब देते हैं। तारांकित प्रश्न का जवाब मंत्री मौखिक रूप से सदन में ही देते हैं, सदन के बाहर नहीं देंगे। ठीक, और ये जो तारांकित प्रश्न है, इस तारांकित प्रश्न का जवाब देने के बाद पूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। और एक बार प्रश्न पूछा गया था कि कब पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है, जिसमें ऑप्शन आपको क्या मिला था, तारांकित प्रश्न के दौरान, अतारांकित प्रश्न के दौरान, इनमें से कोई नहीं, और अल्प सूचना प्रश्न के दौरान। तो इसमें से आपका ऑप्शन क्या सही होगा, तारांकित प्रश्न के दौरान पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेंगे कि पूरक प्रश्न कब पूछा जाता है, ये प्रश्नकाल के दौरान पूछा जाता है। और जब तारांकित प्रश्न पूछा जाता है, तारांकित प्रश्न का जब जवाब दिया जाता है, उस दौरान पूरक प्रश्न भी पूछा जाता है। देखिए, जनरली पूरक प्रश्न होता क्या है, तो ये समझ लीजिए कि जो क्रॉस क्वेश्चन होता है, जैसे अगर कोई जवाब देता है और संतोषजनक उसका जवाब ना रहे, तो संतोषजनक जवाब पाने के लिए जो क्रॉस क्वेश्चन किया जाता है उसी को क्या कहेंगे, पूरक प्रश्न। तो इस प्रकार के प्रश्न तारांकित प्रश्न के दौरान पूछा जा सकता है। और अतारांकित देखेंगे, ये जो अतारांकित प्रश्न होता है इसका जवाब
सदन के बाहर मंत्री देते हैं, लेकिन लिखित देते हैं, लिखित, ये मौखिक तौर पे नहीं दिया जाता। तो ध्यान देंगे कि कौन सा प्रश्न होता है जिसका जवाब सदन के बाहर दिया जा सकता है, सदन के बाहर दिया जाता है। तो क्या बताएंगे, अतारांकित प्रश्न का जवाब सदन के बाहर। और कैसे दिया जाएगा, लिखित रूप में दिया जाएगा, रिटन में दिया जाएगा, ठीक। और इस दौरान पूरा प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि जब लिखित में जवाब दे दिया जाएगा तो प्रश्न किससे पूछेंगे, लिखित फिर पूछेंगे तो फिर वो नया प्रश्न हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे अतारांकित प्रश्न का जवाब जब दिया जाता है उस समय पूरक प्रश्न नहीं पूछा जाता। और ये जो अल्प सूचना प्रश्न होता है ये भी लोक महत्व से संबंधित ही प्रश्न होता है, लोक महत्व के मुद्दे पे ही ये प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन ये ऐसा प्रश्न होता है जिसको कम से कम 10 दिन पूर्व जिसकी सूचना देनी पड़ती है इस प्रश्न को पूछने के लिए। यानी जब भी अल्प सूचना से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है उसके लिए कम से कम 10 दिन पहले ही सूचना दे दी जाती है। जो ये पूर्व निर्धारित योजना के तहत सूचना दी जाती है मंत्रियों से प्रश्न पूछने के लिए, ये कितने दिन पहले, 10 दिन पहले कम से कम सूचना देनी जरूरी होती है, ठीक। तभी ये प्रश्न पूछा जाता है सूचना देकर 10 दिन पहले, ठीक। तो इसको क्या कहेंगे, अल्प सूचना प्रश्न कहेंगे। और इसमें देखेंगे कि ये जो तीनों प्रश्न पूछे गए हैं ये तीनों प्रश्न पूछे किस दौरान जा रहे हैं, प्रश्नकाल के दौरान पूछे जा रहे हैं। यानी ये कहेंगे कि ये तीनों प्रश्न, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना प्रश्न, ये तीनों के तीनों प्रश्न लोक महत्व के मुद्दे पे ही पूछे जाएंगे। इसको ध्यान देंगे कि तीन के तीनों प्रश्न लोक महत्व के मुद्दे पे ही पूछे जाएंगे, उसके बाहर नहीं होने चाहिए। और अगला देखेंगे शून्यकाल। अगली शब्दावली क्या है, अगला टर्म क्या है, शून्यकाल। इसको क्या कहते हैं, 0 आवर्स, ठीक। ये जो शून्यकाल का समय माना जाता है ये सामान्यतया दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक माना जाता है। यानी इसका समय कितना होता है, अधिकतम 1 घंटे, ठीक। अधिकतम ये होता है 12 से 1 बजे तक अधिकतम इसका समय होता है। शून्यकाल का समय दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक होता है, अधिकतम 1 घंटे होता है। लेकिन इसकी सबसे खास बात है शून्यकाल की कि इस शून्यकाल के दौरान कोई भी पूर्व सूचना नहीं दी जाती, प्रश्न पूछने से पहले कोई भी सूचना नहीं दी जाती। और ये भी जो प्रश्न पूछा जाता है शून्यकाल के दौरान ये भी लोकहित के संबंध में ही प्रश्न पूछा जाएगा, लोकहित से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, ठीक। और ये जो शून्यकाल शब्दावली है, ये जो टर्म है शून्यकाल, इसका नामकरण प्रेस के द्वारा किया गया है, मीडिया के द्वारा इसका नामकरण किया गया। तो ये भी प्रश्न एक बार पूछा गया है कि मीडिया के द्वारा किस शब्दावली का नामकरण किया गया है, तो क्या बताएंगे, शून्यकाल का, ठीक। और अगला देखेंगे निंदा प्रस्ताव है। नेक्स्ट टर्म क्या है, निंदा प्रस्ताव है। और ये जो निंदा प्रस्ताव होता है ये सामान्यतया विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। निंदा प्रस्ताव किसके द्वारा, विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। और इसका उद्देश्य होता है कि जो सरकार होती है, सरकार के किसी कार्य की आलोचना करना होता है इसका उद्देश्य। किस उद्देश्य से निंदा प्रस्ताव लाया जाता है कि सरकार के कार्यों की आलोचना की जाए, सरकार की बेइज्जती कर दी जाए, ठीक। इसी उद्देश्य से निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। और ये हमेशा निंदा प्रस्ताव सामान्यतया किसके द्वारा लाया जाता है, ये विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। लेकिन अगर विपक्ष के अलावा भी कोई लाता है तो भी ये स्वीकार किया जाएगा, ठीक। और देखेंगे इसमें सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया था, किसके द्वारा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा। तो इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहले निंदा प्रस्ताव भारतीय संसद में किसके द्वारा लाया गया था, तो क्या बताएंगे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया गया था, ठीक। और अगला देखेंगे अविश्वास प्रस्ताव, इसको क्या कहेंगे, नो कॉन्फिडेंट मोशन। अविश्वास प्रस्ताव को क्या कहेंगे, नो कॉन्फिडेंट मोशन। ये जो अविश्वास प्रस्ताव होता है ये भी विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। और विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाने से पहले लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा का जो स्पीकर होता है, उससे अनुमति ले ली जाती है। लोकसभा के स्पीकर के अनुमति मिलने के बाद ही
ये अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहले लोकसभा में लाया जाता है। सबसे पहले क्या, लोकसभा में लाया ही जाता है। ठीक, लोकसभा में लाया जाता है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष यानी लोकसभा स्पीकर की अनुमति के बाद लाया जाता है। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पे लाया जाता है, यानी किस सदन में लाया जाता है। तो लोकसभा में लाया जाता है, लोकसभा यानी निम्न सदन में लाया जाता है। ठीक, और ये जो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है लोकसभा स्पीकर की पूर्व अनुमति से, इस अविश्वास प्रस्ताव के लाने के बाद लोकसभा में कम से कम 50 सदस्यों द्वारा स्वीकृति प्राप्त होना जरूरी होती है। स्वीकृति कितने सदस्यों द्वारा, कम से कम 50 सदस्य जब इस प्रस्ताव को लाया जाए लोकसभा में, कम से कम लोकसभा के 50 सदस्य ऐसे हों जो इसकी स्वीकृति दें, यानी एक्सेप्ट करें कि हाँ ये प्रस्ताव लाया जाना चाहिए। उसके बाद अगर 50 सदस्य स्वीकृति भी दे देते हैं, उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में इस अविश्वास प्रस्ताव पे वाद विवाद होता है, यानी तर्क वितर्क या बहस कह सकते हैं कि बहस करवाई जाती है इस अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में। और बहस के बाद मतदान करवाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव पे। ठीक, अविश्वास प्रस्ताव पे जब मतदान करवाया जाता है और अगर मतदान में 50% से अधिक मत अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मिल जाता है, यानी अविश्वास प्रस्ताव सही है, अगर इसको लोग एक्सेप्ट करते हैं तो सरकार गिर जाएगी, यानी सरकार को अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। यानी समय से पहले ही सरकार गिराने के लिए क्या जरूरी है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए और वो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में 50% से अधिक मत के द्वारा पारित कर दिया जाए, यानी 50% से अधिक मत प्राप्त किया जाए तो क्या माना जाएगा कि वो पारित हो गया। और पारित होने के बाद सरकार को क्या करना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा, यानी सरकार गिर जाएगी। और देखेंगे सामान्यतया जो सरकार का कार्यकाल होता है वो क्या माना जाता है, 5 वर्ष माना जाता है, लेकिन अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो 5 वर्ष से पहले ही सदस्यों को त्यागपत्र देना पड़ेगा, सरकार गिर जाएगी। ठीक, और देखेंगे सबसे पहले भारत में सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव 1963 में आचार्य कृपलानी के द्वारा लाया गया था, और किसके खिलाफ, पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ। आपको पता है शुरू में 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ही भारत के प्रधानमंत्री थे, तो उन्हीं के खिलाफ आचार्य कृपलानी ने अविश्वास प्रस्ताव 1963 में लाया था। और गैर कांग्रेसियों की अगर बात करें, ये कैसी पार्टी थी, ये कांग्रेसी थी, कांग्रेस के थे नेहरू जी। और गैर कांग्रेसी सरकार की अगर बात करें तो सबसे पहले वीपी सिंह वाजपेयी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। और देखेंगे 1979 में यानी 1979 में मोरारजी देसाई के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन ये अविश्वास प्रस्ताव पारित होने से पहले ही मोरारजी देसाई ने डर की वजह से त्यागपत्र दे दिया था। यानी अविश्वास प्रस्ताव लाने से पहले ही मोरारजी देसाई ने कब, 1979 में त्यागपत्र दे दिया था। तो इसको ध्यान रखेंगे कि कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पारित होने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया था। तो क्या बताएंगे, मोरारजी देसाई थे, 1979 में 1979 में त्यागपत्र दे दिए थे अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के डर से। और देखेंगे सन 2008 में वामपंथियों द्वारा मनमोहन सिंह के खिलाफ, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह के खिलाफ 2008 में भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। लेकिन इसमें ध्यान क्या देंगे कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था किसके द्वारा लाया गया था, वामपंथियों के द्वारा लाया गया था। सामान्यतया किसके द्वारा लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव, वो विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, लेकिन यहाँ पे किसके द्वारा लाया गया था, वामपंथियों के द्वारा लाया गया था, इसलिए इसको भी ध्यान देंगे। देखिए जो भी थोड़ा सा डिफरेंट मिले वही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, वहीं से प्रश्न पूछा जाता है। और अगला देखेंगे विश्वास प्रस्ताव। ये जो विश्वास प्रस्ताव होता है ये सत्ता पक्ष के द्वारा लाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या होता है, सरकार अपना बहुमत सिद्ध करती है सत्ता पक्ष के द्वारा, यानी जिसकी सरकार बनी रहती है वही विश्वास प्रस्ताव लाता है और ये शो करता है कि उसकी बहुमत है, यानी सरकार सही कार्य कर रही है। और अगला देखेंगे प्रोटेम स्पीकर। ये जो प्रोटेम स्पीकर होता है ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किस उद्देश्य से, जो लोकसभा के नए सदस्य निर्वाचित होके आते हैं उनको
शपथ दिलाने के लिए, शपथ दिलाने के उद्देश्य से राष्ट्रपति के द्वारा एक सदस्य की नियुक्ति की जाती है, जिसको क्या कहेंगे, प्रोटेम स्पीकर कहेंगे। इसका उद्देश्य क्या होता है, शपथ दिलाना होता है। शपथ दिलाने के उद्देश्य से राष्ट्रपति अपने स्थान पे नियुक्त कर देता है प्रोटेम स्पीकर। जिस सदस्य को नियुक्त करता है उसको क्या कहेंगे, प्रोटेम स्पीकर कहेंगे। और बफर स्टेट क्या होता है, ये बफर स्टेट, बफर स्टेट उसको कहेंगे जब दो बड़े राज्यों के बीच एक छोटा राज्य होता है तो उसको क्या कहेंगे, बफर स्टेट। देखिए, राज्य का मतलब सिर्फ यूपी, एमपी, हरियाणा, छत्तीसगढ़ सिर्फ यही राज्य नहीं है। राज्य का मतलब जो बड़े बड़े देश हैं वो भी राज्य की श्रेणी में रखे गए हैं, वो भी राज्य हैं, लेकिन वो कैसे राज्य माने जाएंगे, वो इंटरनेशनल स्टेट माने जाएंगे, इंटरनेशनल राज्य माने जाएंगे। इसीलिए ये क्या कह रहा है कि दो बड़े राज्यों के बीच एक छोटा राज्य, यानी दो बड़े राज्यों का मतलब यहाँ पे दो देश भी हो सकते हैं, जैसे भारत और चीन हो गए। तो भारत और चीन के बीच एक छोटा देश देखेंगे तो क्या है, नेपाल है। तो भारत और चीन के बीच भारत भी बड़ा है, चीन भी बड़ा है, दो बड़े देशों के बीच एक छोटा देश कौन सा है, नेपाल है। तो वो क्या हो जाएगा, बफर स्टेट हो जाएगा। ठीक, तो दो बड़े राज्यों के बीच एक छोटा राज्य क्या होता है, बफर स्टेट होता है। भूटान हो गया, ये भी चीन और भारत के बीच है और किसी तीसरे देश से सीमा इसकी नहीं लग रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, बफर स्टेट हो जाएगा। तो बफर स्टेट किसको कहेंगे, जब दो बड़े राज्यों के बीच एक छोटा सा कोई राज्य होता है तो उसको क्या कहेंगे, बफर स्टेट कहेंगे। और ये जो बफर स्टेट होते हैं इनका रोल काफ़ी ज़्यादा होता है विदेश नीति को तय करने में, विदेश नीति में इनका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव होता है। ठीक, इसको ध्यान देंगे कि बहुत ज़्यादा प्रभाव किसका होता है, ये जो बफर स्टेट होते हैं इनका प्रभाव कहाँ पे होता है, विदेश नीति में पड़ता है। ठीक, और पूरक प्रश्न, यहाँ पे भी पूरक प्रश्न की बात आई थी। तो पूरक प्रश्न क्या होते हैं, पूरक प्रश्न वो होते हैं जब कोई प्रश्न का जवाब संतोषजनक नहीं मिलता, जब संतोषजनक किसी प्रश्न का जवाब नहीं मिलता, उत्तर नहीं मिलता, तो उस संतोषजनक जवाब को प्राप्त करने के उद्देश्य से मुख्य प्रश्न के संबंध में, मुख्य प्रश्न से संबंधित जो प्रश्न पूछा जाता है संतोषजनक जवाब न मिलने पे, तो उसको क्या कहेंगे, पूरक प्रश्न कहेंगे। ठीक, और अगला देखेंगे प्रत्यायोजित विधायन। प्रत्यायोजित विधायन कब कहा जाता है, प्रत्यायोजित विधायन। देखिए, जो विधायिका है भारत में, विधायिका का कार्य क्या होता है, विधि बनाना, नियम या कानून बनाना। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि विधायिका अपना कार्य ना करे बल्कि अपना कार्य कार्यपालिका के माध्यम से यानी सरकार के माध्यम से करवाती है। कुछ दशाएं होती हैं, लेकिन जब ऐसा करवाया जाता है, जब कार्यपालिका के द्वारा विधायिका का कार्य करवाया जाता है, विधि बनाने का कार्य दिया जाता है, उसके लिए कुछ सिद्धांत, कुछ प्रारूप तैयार करके दे दिया जाता है विधायिका के द्वारा कि इस सिद्धांत के तहत, इस प्रारूप के अनुसार आपको कानून बनाना है, विधि बनाना है। और उसमें ये भी छूट दी जाती है कार्यपालिका को कि वो अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार विधि बनाए, कानून बनाए। तो ऐसी स्थिति में क्या कहा जाएगा, प्रत्यायोजित विधायन। यानी जब भी कार्यपालिका के द्वारा कानून बनाया जाता है तब क्या कहा जाता है, उस कानून को, उस कानून बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रत्यायोजित विधायन कहा जाता है। कब, जब कार्यपालिका विधि बनाएगी। सामान्यतया कार्यपालिका तो विधि बनाती नहीं, लेकिन अगर विधि बनाने का काम उसे दिया जाता है तो क्या कहा जाएगा, प्रत्यायोजित विधायन कहा जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके आगे और भी शब्दावलियों के बारे में देखते हैं। आइए अगली शब्दावली देखते हैं। अगली शब्दावली है कटौती प्रस्ताव। ये कटौती प्रस्ताव जो है ये भी विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। और ये किस उद्देश्य से लाया जाता है, तो बजट में या अनुदान में कटौती करने के उद्देश्य से, जो अनुदान में जो मांगे होती हैं उनमें कटौती करने के उद्देश्य से, या बजट जो लाई जाती है उस बजट में कटौती करने के उद्देश्य से कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है, कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। और ये कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार का होता है, नीतिगत कटौती, मितव्ययिता कटौती और सांकेतिक कटौती। 3 प्रकार की कटौती प्रस्ताव होता है, जिसमें देखेंगे ये जो नीतिगत कटौती है इसका उद्देश्य होता है कि सरकार की किसी
नीति की आलोचना करना या उस नीति पर चर्चा करना। जो भी सरकार की पॉलिसी है उस पॉलिसी की या तो आलोचना की जाएगी या उस पॉलिसी पे डिटेल में चर्चा की जाएगी, विस्तार से चर्चा किया जाएगा। यही इसका उद्देश्य होता है जो नीतिगत कटौती होती है। और जब आलोचना की जाती है इस नीतिगत कटौती के तहत, इस नीतिगत कटौती में आलोचना करके जो बजट का प्रस्ताव रहता है, जो मांग रहती है, उसको घटा के 1 रुपये कर दिया जाता है। यानी ये दिखाया जाता है कि ये जो मांग है बजट की, जो ये बजट लाया गया है, ये 1 रुपये से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ये 1 ही रुपये का बजट है। आलोचना इस प्रकार से करेंगे कि वो 1 रुपये उसमें शो करेंगे कि 1 ही रुपये मांग होना चाहिए बजट की। और ये जो मितव्ययिता कटौती होती है, इसमें देखेंगे, इसमें बजट की मांगों में वास्तविक कटौती करी जाती है। यानी वास्तविक कटौती करने के उद्देश्य से, बजट में वास्तविक कटौती करने के उद्देश्य से कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है? मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। ये किस उद्देश्य से? बजट मांगों में वास्तविक कटौती करने के उद्देश्य से। और देखेंगे ये जो सांकेतिक कटौती है, सांकेतिक कटौती का प्रस्ताव सरकार से विशेष शिकायत करने के उद्देश्य से लाया जाता है। तो देखेंगे ये जो सांकेतिक कटौती है, ये 1 से 2000 रुपये की कटौती इसके माध्यम से किया जाता है। यानी ये तीनों कटौतियाँ जो होती हैं, ये तीनों जो कटौती प्रस्ताव है, ये तीनों किसके द्वारा लाए जाते हैं? विपक्ष के द्वारा लाए जाते हैं। चूंकि ये तीनों किसके अंतर्गत आ रहे हैं? कटौती प्रस्ताव के अंतर्गत आ रहे हैं। नीतिगत कटौती, मितव्ययिता कटौती और सांकेतिक कटौती। तो तीनों कटौती का प्रस्ताव ये किसके द्वारा लाया जाता है? विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। और अगला देखेंगे त्रिशंकु संसद। ये जो त्रिशंकु संसद है, इसको क्या कहेंगे? हंग पार्लियामेंट। ये जो त्रिशंकु संसद होती है, तब त्रिशंकु संसद कहा जाएगा जब संसद में किसी भी आम चुनाव के दौरान किसी भी एक पार्टी को, यानी किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में कैसी संसद होती है? त्रिशंकु संसद होती है। लेकिन जरूरी है कि त्रिशंकु संसद होने के लिए किसी भी पार्टी को 272 मंत्री ना हो, किसी भी पार्टी के पास 272 मंत्री ना हो, तभी त्रिशंकु संसद बनेगी। क्योंकि अगर किसी के पास भी 272 मंत्री हो जाएंगे, तो अगर उसको कोई भी एक मंत्री समर्थन देगा, कोई भी एक पार्टी समर्थन दे देगी, तो 2 ही पार्टियां मिलके सरकार बना सकती हैं। इसीलिए तब त्रिशंकु संसद नहीं होगा अगर 272 मंत्री या इससे ज़्यादा मंत्री हो जाएंगे। तो जरूरी है त्रिशंकु संसद बनने के लिए किसी भी पार्टी को 272 मंत्री से कम ही होना चाहिए, 272 किसी के पास नहीं होने चाहिए। और अगला देखेंगे साझा सरकार। साझा सरकार तब कहेंगे जब कई राजनीतिक दलों के सहयोग से कोई सरकार बनती है, तब क्या कहा जाएगा? उस सरकार को साझा सरकार कहा जाएगा। और देखेंगे केंद्र में पहली बार जो साझा सरकार बनी थी वो 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनाई गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे कि कब पहली साझा सरकार केंद्र में बनाई गई थी और किसके नेतृत्व में? तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में 1977 में पहली साझा सरकार बनाई गई थी। और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, अगला क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, इसी को कहेंगे। ये जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है, इसका अर्थ होता है पंचायती राज व्यवस्था। एक बार यही प्रश्न भी पूछा गया था कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का तात्पर्य है, तो क्या था उसका अर्थ? क्या तात्पर्य था? पंचायती राज व्यवस्था से तात्पर्य होता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब जब किसी एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता न रहे, यानी किसी एक व्यक्ति के हाथ में सारी शक्तियां न केंद्रित हों जाए, तो क्या कहा जाएगा? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। और इसका अर्थ क्या होता है? पंचायती राज व्यवस्था होता है। और भारत में देखेंगे, भारत में ये जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है, इसकी संस्तुति सबसे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी में, बलवंत राय मेहता समिति में सबसे पहले संस्तुति की जाती है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। और अगला देखेंगे गिलोटिन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गिलोटिन। ये जो गिलोटिन होता है, इसका अर्थ होता है मुख बंद। क्या होता है गिलोटिन का अर्थ? मुख बंद होता है। और गिलोटिन तब कहा जाता है
जब संसद में किसी विधेयक के सभी प्रावधानों पे चर्चा ना करके जो विधेयक या बिल संसद में लाए जाते हैं उसके सभी प्रावधानों पे डिस्कस ना करके बल्कि एक निश्चित समय में उस बिल को पारित कर दिया जाता है, तब क्या कहा जाएगा? उस प्रक्रिया को गिलोटिन। जनरली क्या होता है कि जब कोई भी विधेयक लाया जाता है तो उसके सभी बिंदुओं पे डिस्कस किया जाता है, सभी बिंदुओं पे बहस की जाती है, लेकिन जब ये प्रक्रिया रोक दी जाती है, सभी बिंदुओं पे डिस्कस नहीं किया जाता उस सभी प्रावधानों पे, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? गिलोटिन कहा जाएगा। यानी ये एक निश्चित समय में पारित कर दिया जाता है, एक निश्चित समय में उसको पास कर दिया जाता है बिना बहस किए अच्छे से, तब क्या कहा जाएगा? गिलोटिन, उस प्रक्रिया को। ठीक। और ये जो गिलोटिन की प्रक्रिया है ये फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। ये फ्रांस में ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाती है कभी कभी। ये भारत में जनरली ऐसा होता नहीं है, ये फ्रांस का शब्द है और फ्रांस में ही ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाती है, लेकिन ऐसा भारत में भी किया जा सकता है। ठीक। और देखेंगे भारत की संचित निधि। भारत की संचित निधि का प्राविधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में किया गया है और इस अनुच्छेद 266 में बताया गया है कि भारत सरकार जितने भी कर वसूलती है, जितने भी राजस्व भारत सरकार को प्राप्त होते हैं, चाहे वो कर के रूप में, चाहे वो विदेशों से उधार ले या जो उधार दिया गया है उसको भी वसूलता है, तो ये सब कहाँ पे रखा जाएगा? ये संचित निधि में रखा जाएगा। संचित निधि का प्राविधान किया गया है जिसको क्या कहेंगे? भारत की संचित निधि। यानी भारत सरकार का जितना भी धन होगा वो जिस संचित निधि में रखा जाएगा उसको क्या कहा जाएगा? भारत की संचित निधि कहा जाएगा। और भारत की संचित निधि का प्राविधान अनुच्छेद 266 में किया गया है। और अनुच्छेद 266(3) देखेंगे, इसमें कहा गया है कि संचित निधि से कोई भी धन विधि के अधीन ही विनियोजित होगा। यानी भारत के संचित निधि में जो भी धन इकट्ठा होगा वो विधि के अनुसार ही, नियम के अनुसार ही खर्च होगा, कहीं भी फालतू खर्च नहीं किया जाएगा। ये किस में कहा गया? अनुच्छेद 266(3) में कहा गया है। और अगला देखेंगे संसद विकास कोष। ये जो संसद विकास कोष है इसका प्रारंभ 1993 में किया गया था। ये कब से शुरुआत की गई? 1993 में। प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। इन्हीं पीवी नरसिम्हा राव के समय में 1993 में संसद विकास कोष का प्रारंभ किया गया था। और ये जो संसद विकास कोष था, इस विकास कोष के तहत संसद निधि के रूप में संसदों को प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए प्रति संसद दिया जाता है। और ये जो संसद निधि दी जाती है ये किस लिए दी जाती है? कि ये अपने क्षेत्रों का विकास करें। जो संसद हैं वो अपने क्षेत्रों का विकास करें, यानी क्षेत्रों के विकास करने के उद्देश्य से 5 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष प्रति संसद को दिया जाता है। किस रूप में? संसद निधि के रूप में। लेकिन देखेंगे सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि लगभग 90% संसद ऐसे हैं जो अपने इस संसद निधि का, संसद विकास कोष से जो संसद निधि 5 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष दी जाती है, इसका वो उपयोग ही नहीं कर पाते। यही कारण है कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार समिति ने ये सुझाव दिया था कि इस संसद निधि को, ये जो संसद विकास कोष के तहत 5 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष दिया जा रहा है, इसको समाप्त कर दिया जाए, इसको बंद कर दिया जाए। और ये जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार समिति थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? वीरप्पन मोइली। वीरप्पन मोइली इसके अध्यक्ष थे द्वितीय प्रशासनिक सुधार समिति के, जिन्होंने क्या सुझाव दिया था कि संसद निधि को रोक दिया जाए, बंद कर दिया जाए, चूँकि 90% संसद ऐसे हैं जो अपनी संसद निधि का उपयोग नहीं कर पाते, विकास के काम में नहीं कर पाते। और एक समिति का गठन किया गया था, प्रसन्न आचार्य समिति। इसने क्या सुझाव दिया था कि ये जो प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए विकास के लिए संसदों को दिया जाता है, इसकी धनराशि बढ़ा के 10 करोड़ कर दी जाए, यानी प्रतिवर्ष 10 करोड़ दिया जाए। तो यहाँ से ये आपको नहीं ध्यान रखना है कि कौन 10 करोड़ 5 करोड़ कर रहा है, बस इतना ध्यान देंगे
कि ये जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार समिति है और जो प्रसन्न आचार्य समिति है, ये किससे संबंधित है? ये संसद विकास कोष से संबंधित है। संसदों के 5 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष दिए जाने से संबंधित है। इतना ध्यान देंगे, यही पूछा जाता है कि किससे संबंधित है। समितियां कभी कभी पूछी जाती हैं। और अगला देखेंगे, पंचशील सिद्धांत एक है। ये जो पंचशील सिद्धांत है ये बौद्ध धर्म से प्रभावित है। ये बौद्ध धर्म में पंचशील प्रचलित है, लेकिन इसको ये जो पंचशील सिद्धांत है इसको भारतीय विदेश नीति के रूप में प्रतिपादित करने का श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखेंगे 1954 में पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और ये इसका प्रतिपादन कैसे हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीनी पीएम चाउ एन लाई, नाम क्या था चीनी पीएम का? प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई। इनके साथ दिल्ली में एक संयुक्त वक्तव्य के दौरान इसका प्रतिपादन किया गया था, जिसके अंतर्गत भारत और चीन 5 बिंदुओं पे समझौता किए थे। 5 बिंदुओं पे सहमति जताई गई थी भारत और चीन के बीच। और ये जो सहमति जताई गई थी 5 बिंदुओं पे जो समझौता हुआ था, पंचशील सिद्धांत जिसको कहते हैं, ये लागू कब से किया गया था? 29 अप्रैल 1954 को। पंचशील सिद्धांत 29 अप्रैल 1954 को लागू किया गया था, जिसके तहत देखेंगे वो 5 बिंदु कौन कौन से थे। तो उसमें कहा गया था पंचशील सिद्धांत में कि भारत और चीन एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे। और दूसरा क्या कहा गया था कि भारत और चीन एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन क्या हुआ? 1962 में हुआ युद्ध। और क्या कहा गया था कि दोनों एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक। और चौथा क्या कहा गया था कि परंपरा लाभ एवं समानता का व्यवहार करेंगे। भारत और चीन परंपरा लाभ और समानता का व्यवहार एक दूसरे से करेंगे और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देंगे। तो ये 5 बिंदु थे पंचशील सिद्धांत के तहत, जिन 5 बिंदुओं पे समझौता हुआ था, जिनको पंचशील सिद्धांत कहा गया भारतीय राजनीति में, यानी भारतीय विदेश नीति में जिसको शामिल किया गया। तो ये 5 बिंदु थे। तो ये तो था भारतीय संसद में शामिल की गई शब्दावलियाँ जिनका प्रयोग भारतीय संसद में किया जाता है। तो इतनी शब्दावलियों के बारे में आपको पढ़ना था। तो आज की क्लास बस यहीं तक। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।